हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्माण। और मेरे सभी देखने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नववर्ष की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो कि आज हमें हमसे बात करेंगे चाइना और इंडिया के जो हाल के दिनों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिस हिसाब से चाइना और इंडिया के बीच में एक तरफ तो मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, गिफ्ट्स वगैरह का आदान प्रदान हुआ, और उसी दौरान जो चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है, जो कि वहाँ का चाइना का मुख्य मुखपत्र माना जाता है, उसने एक वीडियो को लॉन्च करके गलवान घाटी का बताते हुए ये काफी सनसनी फैला दी भारत के समाचार पत्रों में। और भारत की काफी सारी अपोजिशन पार्टीज वगैरह ने इनके ऊपर सवाल उठाते हुए हमारे यहाँ की सरकार से उस पर एक निवेदन किया कि इन सब चीजों के ऊपर आप आएं और आके अपना स्पष्टीकरण दें। तो उसी सारे प्रोपेगेंडा पे आज हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर। जो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। नए साल की शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। तो सर, मेरा सर आपसे सर आज कुछ सवाल है चाइना और इंडिया का, जो सर बीच में जो है ये एलएसी पर जो एक विवाद चल रहा है, और अभी काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है चाइना की मीडिया की तरफ से वहाँ के। जबकि आपको अगर जैसे मेरे श्रोताओं को मालूम होगा कि ट्विटर, फेसबुक, क्वारा, लिंक्डइन, ये सारे जो है चाइना के अंदर सारे बैंड हैं। वहाँ पे ये चीज़ें चलती नहीं है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ये दूसरे विश्व के दूसरे हिस्सों से एक पीआर मशीनरी यानी पब्लिक रिलेशन, जिसको हम पीआर मीडिया के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू ये जो है ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एक ताकि जो चाइना का एक जो सुन जू के नाम से एक आर्ट ऑफ वॉर है, उसके ऊपर ये भ्रमित करने का एक तरीका जो है चाइना का काफी फेमस रहा है। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे संजय सर के साथ में। तो सर, मेरा सर पहला सवाल ये है कि सर, जो अभी चाइना का जो की तरफ से एक वीडियो लॉन्च हुआ जिसमें उन्होंने गलवान घाटी का उसे बताते हुए अपना एक नेशनल फ्लैग के साथ में वो नेशनल सॉन्ग वहाँ पे नेशनल एंथम गा रहे हैं, और आसपास जो सोल्जर्स हैं वो खड़े होके पूरा एक पोज में, सैल्यूटिंग पोज में वो नेशनल एंथम गा रहे हैं। तो सर, ये क्या वाकई में ये जो वीडियो है ये गलवान का है या नहीं सर, इसके बारे में कुछ बताएं। हिमांशु, ऐसे है कि पहले तो चीन जो है, चीन के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है, और बल्कि कठिन ही नहीं, विश्वास करना नामुमकिन है। बिकॉज चीन जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। और जैसे आपने ठीक कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान हुआ, अच्छी बातें हुई, कुछ एक्सचेंजेस हुए। लेकिन उसके तुरंत बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया जो है चीन का, उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये गलवान घाटी की कार्रवाई है। और उसके अभी अगर आपको मालूम होगा कि उसके तुरंत बाद अभी भारतीय फौज ने भी, जो डोगरा बटालियन उधर है, उन्होंने भी एक वीडियो दिखाया है कि वो खुद गलवान घाटी में है। मकसद ये है कि चीन जो है गलवान घाटी, जो इसका थोड़ा सा अगर हम बैकड्रॉप देखें तो गलवान जो नदी है ये तकरीबन काराकोरम के ईस्ट में सामजोलिन करके एक जगह है, वहां से ये शुरुआत होती है इस नदी की। और तकरीबन 80 किलोमीटर नदी है। और जो डीबीओ, जिसे दौलत बेग बोलते हैं, वहां से तकरीबन 102 किलोमीटर के बाद ये नदी शोक में जाकर के मिलती है। गलवान और शोक, और ये दोनों फिर नदियां इंडस में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये बहुत, और 1962 में जब खासकर जब लड़ाई हुई, तो चीन और भारत को लेकर के गलवान में काफी झड़प हुई। तो उस झड़प के मद्देनजर कि गलवान जो है कि बाद में चीन में, जब चीन में ओलंपिक्स चल रहे थे, उस दौरान काफी कुछ हरकतें चीन ने की इस इलाके में, 2003 से लेकर के 2008 तक। गलवान हाईवे, ये वो सब काफी कुछ उधर किया। ये इसको मद्देनजर रखते हुए कि 62 में जब चीन ने भी इस एरिया में अपनी दिलचस्पी दिखाई, भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई, उसके मद्देनजर फिर 1959 का जो क्लेम लाइन था,
उसको देखते हुए PP-14 जिसे बोलते हैं ना, पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ पे जी, वो फिर एस्टैब्लिश किया गया, जिससे कि दोनों देश जो है एक दूसरे से झड़पे ना, और पेट्रोल पॉइंट 14 है वो भी आ सकते हैं पेट्रोल पॉइंट 14 तक, हम भी जा सकते हैं पेट्रोल पॉइंट 14 तक। और ये सिलसिला 93 96 की जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है उसके तहत होता रहा। लेकिन मई 2020 में जो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में जबरदस्त तनाव हुआ, और 15 जून 2020 में जिस तरीके से झड़प हुई, चाहे गोलियां ना चली हो, पर 20 सैनिक, भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए, उससे ज्यादा तादाद में चीन के सैनिक भी शहीद हुए। लेकिन ये जो बातचीत हुई और ये जो झड़प हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई और पेट्रोल पॉइंट 14 से वो भी पीछे हटे और हम भी अपनी तरफ आए। पेट्रोल पॉइंट 14 वही है, उसमें कोई नहीं। यानी जहां जो झड़प हुई, अगर चीन ये दिखाना चाहता है कि उसने अपना झंडा जो है वो जो भी तियानमेन स्क्वायर का है और उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, उसको ला करके उन्होंने गलवान में वहां जहां झड़प हुई वहां लहराया है, और उसपे लिखा हुआ है कि नॉट एन इंच ऑफ एरिया वी विल यील्ड, मतलब हम छोटी सी भी जमीन चीन की नहीं देना। ये सब प्रोपेगेंडा है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जहां पे झड़प हुई वहां पे चीन ने झंडा नहीं लहराया। जब ये झंडा अगर चीन ने लहराया है, तो जैसे मैंने आपको कहा, ये चीन जो गलवान घाटी है बहुत लंबी घाटी है, कहीं पीछे जाकर के उन्होंने ये पूरा फोटो शूट किया होगा, एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया होगा, उसमें वो लड़कियां भी खड़ी थी, नेशनल एंथम गा रही हैं, और वहां पे वो चीनी PLA के ट्रुप भी हैं, उनका जो राष्ट्रीय गान है वो गा रहे हैं। तो ये पीछे हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन जिसको बोलते हैं डॉक्टर्ड वीडियो, और रिलीज किया नए साल के उपलक्ष्य में, बताने के लिए कि मकसद चीन का एक है, भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखना। उसको ये हजम नहीं हो रहा है कि भारत का इस तरीके से पूरे विश्व भर में कैसी सुनाई होती है। भारत एक लोकतंत्र होने के नाते किस प्रकार से लोकतंत्र देश सारे के सारे भारत के साथ खड़े हुए दिखते हैं, और चीन अभी बैकफुट पे है, चाहे वो ताइवान पे है। और गलवान के बाद तो खासकर चीन को ये मालूम है कि जिस तरह से शुरुआत जो चीन ने की 1962 के चश्मे पहन करके, कि ये सोच के कि भारत को हम संभाल लेंगे, ये हो जाए, लेकिन दाल गली नहीं। और उसके कारण ये जो प्रोपेगेंडा जो बार बार आप देखने को दिखता है, इस जी, तरह का प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स हुआ, उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है दिखाने के लिए कि हम जो है अभी भी है, और इस तरह के लिखाई जो चीनी भाषा में उन्होंने जो पत्थरों पे लिखा है, ये चीन करता रहता है, लेकिन प्रोपेगेंडा है। पेट्रोल पॉइंट 14 के पास जो आज झड़प हुई थी उधर नहीं है, तो उससे पीछे हो सकता है, 1.5 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर पीछे हो सकता है, लेकिन उधर नहीं है। और वो खासकर जब डोगरा बटालियन जो वहां पे डिप्लॉयड है, उन्होंने जाकर के खुद भारतीय झंडा उधर लहराया और दिखाया कि ये गलवान है जो अभी भी हमारे पास है। तो चीन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो हम लोगों ने प्रोपेगेंडा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगता है कि चीन के एक प्रोपेगेंडा को लेकर के भारत के अंदर इतनी सनसनी फैल गई, भारत के ऊपर, हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, सरकार ये बताए, सरकार वो बताए, सरकार, लेकिन हमने जो किया उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ वाकई हम मानते हैं कि भारत वहीं पर है और ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लगता है अपने देश के अंदर भी कोई ऐसे तत्व हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा वातावरण चाहते हैं, और चीन के छोटे छोटे प्रोपेगेंडा को लेकर के एक बड़ी सनसनी पैदा करना चाहते हैं, देश के बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच में जो बातचीत, अभी 14th राउंड कोर कमांडर के टॉक होने हैं, अभी शुरुआत जी, भी नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही इस तरह का माहौल बना दिया है कि पता नहीं बातचीत में कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन हमें सतर्क रहना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चीन ने लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी की है अक्सर चीन के एरिया में, पूरे अपने LAC के साथ साथ। तो हम चीन को किसी भी तरीके से आसानी से नहीं लेना है, तैयार रहना निहायत जरूरी है। लेकिन प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा के तौर पर ही देखना चाहिए, और ना कि जैसे आपने कहा संजू का फेमस जो है, वो बार बार संजू का मानना था the greatest thing is to subdue the enemy without a fight. So the art of war is to subdue the enemy without a fight. मतलब लड़ना नहीं, प्रोपेगेंडा करना, किस तरीके से दुश्मन को नीचे दिखाना, किस तरीके से अपने आप को 10 फुट दिखाना, और दूसरे को एक छोटा सा एक क्या उसको बोलते हैं
बौना दिखाना और अपने आप को 10 फुट दिखाना। तो ये चीन का एक तरीका है जिससे हम लोगों ने ध्यान देना है, सतर्क रहना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, लेकिन प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा के तौर पर ही लेना चाहिए। हाँ जी। जी। तो सर मेरा सर आपसे दूसरा सवाल अभी ये है कि सर आज के हाल के दिनों में सर 2 दिन से ये रिपोर्ट चल रही है न्यूज़ मीडिया के अंदर भी कि पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर चीन की तरफ से एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिससे फिंगर पॉइंट 4 से लेके 8 के बीच में कभी भी बहुत जल्दी अपने साजो-सामान को भारी हथियारों को लेके पहुँच सकता है। तो सर ये ब्रिज बनाना कितना महत्वपूर्ण है पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर चाइना के लिए? सर उसके बारे में कुछ बताएँ? ऐसे पेंगांगसो लेक जो है, अगेन अगर हम बासठ को देखें या पहले तो लेक के बारे में, ये 165 किलोमीटर 135 किलोमीटर लंबा लेक है, जिसका जी, 2/3 भाग चीन में है और 1/3 भाग हिंदुस्तान के अंदर है। इधर भी जैसे फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 को लेकर के जो पूरा का पूरा मई 2020 में हरकत हुई और जो डिप्लॉयमेंट हुआ और जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई, उस डिसएंगेजमेंट में चीन जो है फिंगर 8 की ओर गया और हम लोग अपने फिंगर 3 जहाँ पे धन सिंह थापा पोस्ट है वहां पर आ गए। तो बीच वाला जी, इलाका जहाँ पे पहले पेट्रोलिंग करते थे, ना चीन आ रहा है ना हम आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में जहाँ पे कि उसके बाद फिर कैलाश रेंज में अगस्त में गए हम लोग, उसके बाद चीन बैकफुट पे आया और चीन क्योंकि बैकफुट पे आया और कैलाश रेंज हमारे कब्जे में आया तो उनका जो मॉल्दो गैरिजन है उसके ऊपर हम लोगों का ये हो गया क्या दबदबा हो गया। उसके साथ साथ जो नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगांग है उसके ऊपर हमारा पूरा एक तरीके से मैं कहूँगा ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छा हो गया। जी, लेकिन जो डिसएंगेजमेंट की बात जो हुई तो उस डिसएंगेजमेंट में हमने कैलाश रेंज जो है खाली किया जिस मकसद से कि दोनों देशों के बीच में व्यवहार और तनाव ना रहे। तो वो फिंगर 8 पे गए, हम लोग वहाँ पे फिंगर 3 में आए, फिंगर 4 से हट गए और इधर गलवान में भी पीछे वो भी गए और हम लोग गए। तो पेट्रोल पॉइंट 14 में वो भी आ सकते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस है जिससे कि दोनों देशों की जो ट्रुप्स है वो एक दूसरे के साथ ना झड़प हो जाए। ऐसे जी, माहौल में जब आप जो पूछ रहे हैं कि पेंगांगसो में एक ऐसा ब्रिज बनाया है जो नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक में आया जा सकता है और एक नैरोएस्ट पॉइंट पर उन्होंने बनाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये ब्रिज हमारी नजर से हमारी आंखों से नजर नहीं आता है, ये बहुत दूर है। जैसे मैंने कहा 135 किलोमीटर लंबा लेक। तो और भी जी, कुनार फोर्ट जो 62 में हमारे पास था पर लड़ाई में हम लोग चीन उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, उससे भी हो सकता है 20 किलोमीटर पीछे की ओर हो। यानी कि कहीं पर भी अब वो जो लेक है, लेक का एक का उत्तरी पोर्शन तो होएगा और एक का दक्षिण भी होएगा, इसमें कोई जी, शक नहीं है। तो ये बिल्कुल। कहना कि उत्तर से दक्षिण में आकर के भारत के अंदर आ रहे नहीं, ऐसे नहीं। जरूर ये है कि रुडॉक जो काउंटी है वो पहले उसको लंबा चक्कर लगा करके आना पड़ता होगा। अब लेक के अंदर अगर उसने 135 में अगर अब उनकी तरफ भी अगर 70 किलोमीटर या और उन्होंने कम किया है तो उस आधार पर जरूर उसका जो मोबिलाइजेशन है वो फास्ट हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है उनके इलाके में, उनका इलाका मतलब मैं जब कहता हूँ उनका इलाका नहीं, उनका ऑक्यूपाइड टेरिटरी हमारा इलाका है, कोई शक जी, नहीं, इलाका तो हमारा है। लेकिन चीन के कब्जे में 1962 से है। अब 1962 उन्होंने काफी कुछ बनाया है उसके बाद, यही नहीं पूरा का पूरा अक्साई चीन में जितने हेलीपैड बन रहे हैं, इतने एयरफील्ड बन रहे हैं, इतने सारे टनलिंग हो रहा है, इतने सारे उन्होंने मिसाइल गने क्या क्या अपने तोप खाना ला करके उधर डिप्लॉय किया। तो चीन तो कर रहा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जरूर चीन भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये इस पे मैं कहूँगा ध्यान जरूर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई अगर पंगांगसो के ऊपर चाहे वो 20 किलोमीटर का ही हो या 15 किलोमीटर का ही लंबा ब्रिज हो, उसको दोनों ज्वाइन करने की कोशिश करा तो ऑब्वियसली कि पहले जो पूरा लेक का चक्कर काटना पड़ता था वो चक्कर ना काटते हुए बीच में से आ सकते हैं। पर वो उनके इलाके में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको रोक सकते हैं? जरूर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि आप जो कार्रवाई गलत कर रहे हैं। पर चीन ने आज तक किसी की नहीं सुनी। तो आप ये कहना कि जब दोनों के रिश्ते ही खराब हो गए हैं, जब दोनों एक दूसरे के बीच में दो तनाव है, विश्वास नहीं है दोनों देशों के बीच में एक दूसरे, तो आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, सतर्क रहना है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, यकीन करना है कि चीन ऐसी हरकत ना करे कि हम लोगों को नुकसान हो जाए। बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कहना कि हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं उनको और अपनी तैयारी पूरी रखनी है।
इसमें कोई शक नहीं था। तैयारी जो है इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तैयारी ही है। वो होता है, जैसे बार बार बोलता हूँ, शक्ति में शांति है। अगर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, शक्ति का सिर्फ प्रदर्शन नहीं, शक्ति होनी भी है और दोनों होगा, शांति जरूर होगी। चीन अपने आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसको मालूम है कि अगर वो कुछ ऐसी हरकत करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। जी। तो सर आप क्या मानते हैं सर कि अभी चाइना के प्रोपेगेंडा फोटोज के ऊपर भी काफी चल रहा है, जिसमें उसने ऐसा माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान के उसके चाइना पाकिस्तान का जो एक एक्सरसाइज हुई थी, उसमें से कुछ जवानों को लेके उसने भारतीय जवानों की ड्रेस पहनाकर भी अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ये जवान जो है भारतीय सेना के माने जा रहे हैं, और उनके सामने उठक बैठक या दंड बैठक की फॉर्मेट में उनसे माफी मांगते हुए कान पकड़वा कर माफी मंगवा रहे हैं या उनको भगा रहे हैं एक किसी नदी के किनारे। तो सर इसके बारे में सर आपका क्या मानना है कि सर क्या ये प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है या फिर रियल में ये गलवान घाटी की फोटो मानी जा रही है? ये है, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब जी वो झड़प हुई है, उनके भी सैनिक इधर अपनी तरफ थे, अपने भी सैनिक कुछ उनकी तरफ होंगे, तो ये सब अब हम भी कर सकते हैं जो ये। पर हम लोग एक अच्छा लोकतंत्र होने के नाते, एक एक सभ्यता होने के नाते हम लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। चीन जो है, मैंने जैसे शुरू में कहा, चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन के जी ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, चीन को आप आसानी से इतना हल्का नहीं ले सकते हैं, तो हमें सतर्क रहना जरूरी है। चीन प्रोपेगेंडा करता रहेगा। चीन बार बार 1962 में भी प्रोपेगेंडा करता रहता था, और अपना भोपू से कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, आप लोग ये करो, वो करो, ऐसे करो। वो चीनी लोग जब भारत के अंदर घुसे, उस वक्त भी वो प्रोपेगेंडा करता था, ये जो भारतीय लोग हैं उनका रंग देखो, उनके बाल देखो, तुम्हारा रंग देखो, तुम्हारे बदन पे बाल देखो, तुम तो हमारे जैसे हो। ये जो प्रोपेगेंडा चीन जो है नेपाल में भी करता रहता है, और भारत में भी तो ये प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा से हमें सतर्क रहना है, यकीन करना है कि ये प्रोपेगेंडा के द्वारा किसी के ऊपर कोई असर ना हो। जी। तो सर आपका सर आज बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सर जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो भारत और चाइना के बीच में जो आने वाले दिनों के जो एक 14th राउंड ऑफ टॉक्स है उसके ऊपर एक पूरा विस्तार से सर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।